फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसकी हमने फर्स्ट हेडिंग यानी कि व्हाट इज़ लिविंग कवर कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग आपकी एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से जो हमारा वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। कितनी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो जब इतनी सारी वैरायटी है और कितनी ज़्यादा हम डिस्कवर्ड भी नहीं कर पाए अभी, ठीक है, उनकी डिस्कवरी चल रही है। अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं तो वहाँ देखते हैं कि कितने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा हम बहुत से ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं एनिमल्स और जो आपके एनिमल्स हैं, है ना, जैसे कि आपका अमीबा हो गया जिसको हम जानते हैं, और कितने ऐसे जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि हम जानते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, यानी कि कुछ ऐसी भी है जो भी अननोन है। ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी है जो अननोन है, तो अननोन की रेंज नहीं बताई जा रही है, जो कि हम जानते हैं, और उनकी रेंज क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज आते हैं नीट में या किसी भी और एग्जाम्स में, तो वहाँ पे अगर नोन है तो आप 1.7 1.8 मिलियन लगाएंगे आंसर को, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक लाइन और एक एक जो कीवर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, 1.8 मिलियन। अब यहाँ पे हमने देखा कि इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर हमें देखने को मिली, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, जो भी हम डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, उनके इतने ज़्यादा नंबर्स हैं यहाँ देखने को मिलता है। तो अब बात ये समझ में आ गई कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स हैं, मिलियंस में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनकी स्टडी कैसे की जाए, ठीक है। तो इनकी स्टडी, अगर हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो जो भी उनका अपना एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उनके क्या होते हैं, लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल नेम्स ये उस पर्टिकुलर रीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एक साथ मिलके हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, सपोज हम किसी कैट की बात करें, या जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है मैंगो की बात की गई है, ठीक है, तो उसको मैंगो प्लांट यहाँ कहा जाता हो सकता है, कहीं और कॉन्टिनेंट में चले जाएं तो कोई और नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से एक ही चीज़ पे स्टडी करना मुश्किल है। इसीलिए इसमें क्या किया गया कि एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए स्टैंडर्डाइज नेमिंग की गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ताकि उसको उस नाम से बुलाया जाए जो कि हर जगह फिर उसी नाम से उसको बुलाया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, नॉमेनक्लेचर कह देते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के केस में यह होता है कि नॉमेनक्लेचर होता है ताकि हर जगह उस पर्टिकुलर चीज़ को वही बुलाया जाए, जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी केमिकल नेम है तो उसको उसी नाम से बुलाया जाए और उस पर प्रॉपरली स्टडी की जा सके, ठीक है। इसलिए नॉमेनक्लेचर आपका दिया गया। इससे पहले हमने एनसीईआरटीज़ में ये भी पढ़ा था, जब मेजरमेंट की बात आई थी कि मेजरमेंट कहीं पर फ्रांस में फिश से किया जा रहा है, कहीं पे कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट्स दी गई, ठीक है, MKS SI यूनिट्स दी गई, ताकि हम उसको हर जगह पे मीटर और सेंटीमीटर का यूज़ किया गया, ताकि हम उस तरह से उसको मेजर कर पाएँ, और हम जब भी उसकी मेजरमेंट या वो चीज़ बताएं तो वो सबको पता हो, सब लोग उसमें जानते हों, ये ना हो कन्फ्यूज़ हो इंसान, ठीक है। तो ये इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का होना या स्टैंडर्ड नेमिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कि नॉमेनक्लेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम उस इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उसको हम प्रॉपरली उसका स्टडी कर पाएँ। अब बात है आगे नॉमेनक्लेचर की जा रही है। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, ठीक है। जो नाम उसका दिया जा रहा है उसके बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, तो इसी को क्या कह देते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात हो गई यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की। उसके बाद बात आती है कि क्या देखकर, क्या कैरेक्टर्स को देखकर हम उसको
नॉमेनक्लेचर उसका किया जाएगा, उसका नाम उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये इसकी बात आ रही है। यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। अब बात आती है कि हम किस बेसिस पे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हम क्या कैरेक्टर्स लें जिनके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करें। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया और क्या प्रिंसिपल दिए गए, वो है आपका ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आपको ये याद रखना है और ये एक बुक का नाम है, ये याद रखिएगा। ICBN एक बुक का नाम है। इसी तरह से जब एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग अलग ये बुक्स हैं, एक है ICBN बोटानिकल प्लांट्स के लिए और जूलॉजिकल ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दो बात याद रखेंगे कि ICBN और ICZN दोनों बुक्स हैं। ठीक है, इन्हीं में सारे प्रिंसिपल दिए गए, इन्हीं के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन और क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अब यार इसका फुल फॉर्म आपको पता है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, ये आपके एनिमल्स के लिए है। जूलॉजी से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ऑब्वियसली जब ये एक रूल बनाया गया है, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया जा रहा है साइंटिस्ट के थ्रू, तो इनमें क्या होगा, एक ही नेम होगा जो हर जगह यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बात करेंगे तो वहाँ पर वही नेम यूज़ होगा। ठीक है, हमें ये बात याद रखना है। जैसे कि मैंगो की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका ही हर जगह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ जाती है, यानी कि हमने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही पढ़ी कि ICBN या ICZN बुक्स से हैं जिनके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स हुए वो यूनिवर्सली सारे बायोलॉजिस्ट ने उनको एक्सेप्ट किया और जो भी नाम दिया गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो टू बेसिस पे दिया गया, उसके टू कंपोनेंट्स से, पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ये याद रखना है आपको। इसीलिए क्योंकि ये दो नामों से होता है, इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये याद रखना है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था इसको, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में टू कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पड़ा। किसने दिया, कौन है इसके फादर, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल टेक्सोनॉमी की, प्लांट टेक्सोनॉमी की, ठीक है, ये सिर्फ टेक्सोनॉमी टर्म भी आपको दिया जाए तो वो भी किसने डिस्कवर किया, कैरोलस लीनियस ने ही आपको ये दिया था। आपको ये याद रखना है। और टू कंपोनेंट से, जिसमें एक में जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट दिया गया था। जो जेनेरिक नेम होता है उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स उसमें होते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात यहाँ पर याद रखना है। अब बात आती है आगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये आपका पूछने भी, किसी भी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए NCERT पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि मैंगो का ये नेम आप लर्न कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। ठीक है, मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को कर रहा है, और इंडिका स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात आ गई, ये जो कैटेगरी दी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, रूल्स बनाए। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के 4, ये हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, किस में दिया जाएगा, ये लैटिन में दिया जाएगा, एंड रिटन इन इटैलिक्स, लेकिन लिखा इटैलिक्स में जाएगा। ठीक है, लैटिन क्या होती है, लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि इसलिए यूज़ की गई कि ये इसका जो है, जो यूज़ हो रहा है वर्ल्ड में, वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ख़त्म ना हो इसलिए ऐसी जगह डाल दो कि इसका हमेशा यूज़ होता रहे, और वही हो रहा है। ठीक है, तो लैटिन में लिखते हैं इसे हम, जनरली लैटिन से है, बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, लेकिन लिखते इटैलिक्स में है। ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर
origin, इसको हमें याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट्स डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट होता है जीनस और स्पेसिफिक 2 कंपोनेंट्स पे बनता है जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट, उसका नाम दिया जाता है। तो 2 कंपोनेंट में ये होता है। ये हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इज अ बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, दोनों वर्ड्स कैसे होने चाहिए? बायोलॉजिकल होने चाहिए ऑब्वियसली। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें उसे अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें उसे अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में है, लेकिन अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि अंडरलाइन करना मत भूलिएगा वरना मार्क्स कट सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जिनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे हम मैंगीफेरा इंडिका लिख रहे हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है या आपका पर्टिकुलर स्पीशीज है वो आपका स्मॉल लेटर से होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका ये बता रहा है, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये 4 पॉइंट हुए। और देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिखा, उसके बाद क्या होता है, जो भी ऑथर उससे क्या कर रहा है, उसका डिस्कवरी कर रहा है, उसका नाम वहाँ पे एब्रिवेट किया जाएगा, क्योंकि ये भाई कैरोलस लिनियस ने किया था, इसलिए मैंगीफेरा इंडिका LINN यहाँ पे लिनियस की शॉर्ट फॉर्म लिख के डॉट लगा दी गई। ये आपको याद रखना है। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। ठीक है, किसने डिस्क्राइब किया, ताकि हमेशा लोग याद रखें कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, मैंगीफेरा इंडिका और साथ में LINN यहाँ पे डॉट करके इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो ये लिनियस अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका बिल्कुल सही नाम दिया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्लांट टेक्सोनॉमी, एनिमल टेक्सोनॉमी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, या बात की जाए टेक्सोनॉमी की तो सबकी कौन फादर है, आपकी कैरोलस लिनियस है। इन्होंने किस पे काम किया, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे काम किया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल बस ये याद रखिए कि इन्होंने क्या देखा उस टाइम पे, क्योंकि इतने ज़्यादा माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस का, इसलिए इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स ऑफ मेक दिस पॉसिबल। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसी के बेसिस पे कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रूल्स प्रिंसिपल्स निकाल के इसको कैटेगराइज किया गया, क्लासीफाई किया गया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, यही बात की जा रही। इजिली ऑब्जर्वेबल का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो भी बाहर से हमें देखने को मिले कि ये प्लांट्स है, ये एनिमल है, हम देख पाते हैं और आराम से बता पाते हैं कि ये प्लांट्स है और ये एनिमल्स है। तो जो भी इसके कैरेक्टर्स थे जो हमें एक्सटर्नली दिख रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे हम इजिली, उन्हीं के बेसिस पे इस कैटेगरी को किया गया है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जैसे प्लांट्स एनिमल्स की हम बात करते हैं या डॉग कैट या इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, प्लांट्स आने लगते हैं, एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स आने लगते हैं, डॉग की बात की जाती है तो डॉग आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये कैरेक्टर हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ यू वर थिंक टू एल्सेशंस, सो एल्सेशंस वी नॉट व्हाट वी आर टेकिंग अबाउट। एल्सेशंस क्या होते हैं, एक डॉग की एक वैरायटी है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। सिमिलरली सपोज we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs। ठीक है, तो उनके ऐसे कैरेक्टर्स हैं एक्सटर्नली जो कि हम समझ पाते हैं। जब वीट की बात की जाती है, गेहूं की बात की जाती है, तो गेहूं की पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है, फिर राइस के प्लांट की नहीं आती पिक्चर। यहाँ पे ये समझा रहे हैं, यानी कि समझाने का मतलब ये है कि इन्होंने जिस पे काम किया वो आपके क्या थे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसको अच्छी तरह आपको याद रखना होगा। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। ठीक है, तो ये टेक्सा एक्चुअल में है क्या, हमें ये देखना है। देखिए, टेक्सा बिल्कुल सिंपल चीज़ है। टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। किंगडम, या अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो आपके किंगडम हो गए यहाँ पे,
और किंगडम के बाद फाइलम P, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइलम के साथ यहाँ पे डिवीजन यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, ये बात याद रखिएगा। अब बात हो रही है ये क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, सी से यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे किंगडम जो भी बताया जा रहा है, एनिमालिया या जो भी प्लांटी, फाइलम की बात करें तो सपोज यहाँ पे कॉर्डेटा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। तो जो आपके इधर चल रही है कैटेगरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपकी होंगी कैटेगरीज। ये क्या है, आपकी 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, टेक्सा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं और जो ये आपके इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ जो भी है, जैसे जीनस में क्या नाम आ जाएगा, स्पीशीज़ में जैसे अभी हमने पढ़ा मैंगनीफेरा मैंगो की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्लांटी वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंगीफेरा इंडिका और ये सारी ऑर्डर, फैमिली, जीनस जो भी यहाँ पर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, टेक्सा कहलाएगा। ठीक है, हर जो आपकी जो दिख रही है जैसे एनिमालिया है, यहाँ पे कॉर्डेटा है, ये सब टेक्सा में आ रहे हैं, ये सब टेक्सा हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे टाइम में दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई चार्ट वार्ट नहीं दिया है। ठीक है, अच्छी तरह इस बात को दिमाग में बिठाना इंपॉर्टेंट है। द साइंटिफिक टर्म, अब पढ़ते हैं इसको, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. यही इन्होंने बताया कि different levels पे use की जाती है। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. ठीक है, यही बस समझाया जा रहा है। Therefore, animals, mammals, dog represent taxa at different levels. ये घुमा के एनसीईआरटी बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बता दिया गया कि ये जो भी डिफरेंट लेवल्स हैं उन सब में ये क्या कहलाएंगे, ये सब टेक्सा कहलाएंगे। ये टेक्सा हैं और ये क्या है, आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते, टेक्सा समझ में आ गया होगा आप लोगों के। फिर बात की जा रही है, अभी हमने टेक्सा को पढ़ लिया, अब बात की जा रही है टेक्सोनॉमी की। देखिए यहाँ पे, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। This process of classification is taxonomy. ठीक है, यहाँ पे बात खत्म होती है कि टेक्सोनॉमी क्या है। ये जो प्रोसेस पूरी चली आ रही है, ठीक है, कि हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट टेक्साज में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की, ये आपकी टेक्सोनॉमी कहलाती है। तो इसको हमें यहाँ पे अच्छी तरह समझ लेना है कि टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी के अंदर आपके आता है INC, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि टेक्सोनॉमी के अंदर क्या आ रहा है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब आप इसके अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो बात की जा रही है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल जैसे टर्म यूज़ करते हैं। ये इंटरनल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंटरनली बात की जा रही है। तो जैसे ये इंटरनल बात करते हैं, तो यहाँ पे ये अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये सब एक्चुअल में एक ब्रांच है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम देखें होल में, तो आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपकी है सिस्टमैटिक्स, एक ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पे समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी वजह से मीन यहाँ पे अलग हो रहा है, इसलिए समझाना ज़रूरी है। वैसे हम नीचे सिस्टमैटिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सिस्टमैटिक्स जो आपकी है एक होल में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिस्टमैटिक्स के अंदर टेक्सोनॉमी आती है और फिर आपका आता है INC। आपके जो INC है, इसमें I क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड C फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, INC ये यहाँ पे सिस्टमैटिक्स को इन्होंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, जब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी तो उसके लिए टर्म आएगा न्यू सिस्टमैटिक।
ठीक है, सिस्टमैटिक्स आपको पता चल चुका है, आगे भी पता चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कैरोलस लीनियस ने काम किया था वो आपके सारे एक्सटर्नल कैरेक्टर पे काम किया था, ठीक है, तो वो आता है सिस्टमैटिक्स में। लेकिन जब बात आ जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल या और भी अदर प्रोसेसेस की इन्होंने बात की है उसमें, तो वो आपका आ जाता है न्यू सिस्टमैटिक्स में, जिसको बताया था हक्सले ने। आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक्स किसने बताया है, लीनियस ने बताया है जो कि एक्सटर्नल कैरेक्टर पे काम करता है। न्यू सिस्टमैटिक हक्सले ने बताया है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर पे काम करता है, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथ में न्यू सिस्टमैटिक्स को बायो सिस्टमैटिक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या हम देख रहे हैं, अंदर सेल आ रही है, सेल के स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लिया है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेक्सोनॉमी हो गई भाई, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी, ठीक है। आईएनसी की जब बात कर रहे हैं तो उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन सब आपका आ गया, ठीक है। अब हमने अच्छी तरह समझ लिया, टेक्सा को समझ लिया, टेक्सोनॉमी भी समझ लिया, किसके अंदर आ रही है, किस तरह से है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट only interested in knowing more about different kinds of organisms, and their diversity was also relationship among them. The branch of study was referred to systematics, ठीक है, ये एक पूरी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, उसके इंटरेस्टेड, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटीज, सबके बारे में रिलेशनशिप, तो उसके अंदर आपकी आ जाती है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, एक ब्रांच है, ये अच्छी तरह में पढ़ना है, पढ़ा हमने इसको। उसके बाद यहाँ पे किस वर्ड से ये ड्राइव हुई है, लैटिन वर्ड है सिस्टमा, सिस्टमा से ये ड्राइव हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स पूछे तो ब्रांच है, ठीक है, स्टडी करने के लिए एक ब्रांच है। अगर सिस्टमैटिक आपके सिस्टमैटिक्स किससे आया है, सिस्टमा से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है लीनियस की। लीनियस ने बुक पब्लिश की थी जिसका भी नाम था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, तो लीनियस की जो बुक है, लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, तो इसको आपको याद रखना है। साथ साथ द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म होती है, सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली कि लीनियस ने जो बुक लिखी थी उसका टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचुरी था। हमने क्या पढ़ा, अच्छी तरह से ये भी पढ़ लिया कि जो आपकी सिस्टमैटिक्स है और न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है, किसमें क्या डिफरेंस है। आपकी सिस्टमैटिक्स इस तरह से आई, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ब्रांच है, उसके अंदर टेक्सोनॉमी आती है और उसके अंदर आईएनसी आती है, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, आपके कैरोलस लीनियस ने दिया, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक्स किस पे काम करता था, सिस्टमैटिक्स सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर पे काम करता था। अब बात करते हैं न्यू सिस्टमैटिक की या बायो सिस्टमैटिक की, तो किसने दिया, हक्सले ने दिया, ठीक है। किस पे काम किया, इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स पे काम किया, ठीक है। तो साथ में सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स हमने दोनों अच्छे से पढ़ लिया। लीनियस एक बुक दी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, उसका टाइटल था, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई होप आपको चैप्टर जो ये हेडिंग थी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वो हम नेक्स्ट हेडिंग के साथ यानी कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।